हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यानी ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत। तो आज हम इस सिद्धांत को पढ़ेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये हमारे देखो थोड़े ब्लूम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ब्लूम कौन थे? बेंजामिन सैमुअल ब्लूम एक अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और महारत सीखने के सिद्धांत में योगदान दिया। ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स में ब्लूम का वर्गीकरण वर्तमान की शिक्षा ब्लूम के वर्गीकरण पर ही संचालित होती है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 1956 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। ब्लूम के वर्गीकरण को शिक्षा के उद्देश्यों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, देखो ब्लूम की टैक्सोनॉमी क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, ठीक है, समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया जाता है जिससे विश्व के सभी देशों में इसे व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। ठीक है, ये टैक्सोनॉमी का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, देखो ये दे रखे हैं। सबसे पहले हायर ऑर्डर है, फिर लोअर ऑर्डर है। तो थिंकिंग स्किल्स है। तो सबसे पहले क्या है? नॉलेज है। देखो सबसे पहले क्या जाएगा हमारा? नॉलेज, फिर कॉम्प्रिहेंशन, फिर नंबर 3 पे एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस है। उसके बाद 5वें नंबर पर सिंथेसिस है और 6ठे नंबर पर आता है हमारा इवोल्यूशन। नॉलेज है ना, ज्ञान, बोध, अवबोध है ना, विश्लेषण और फिर उसके बाद संश्लेषण करना सीख जाता है। ठीक है, और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजित किया गया है। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्य पर आधारित है। पढ़ते हैं और इसके बारे में। बीएस ब्लूम ने बालक के अपने उद्देश्य यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य 3 पक्ष बताए हैं। देखो कौन कौन से 3 पक्ष बताए हैं? वो 3 पक्ष हमारे ज्ञानात्मक पक्ष यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा भावात्मक पक्ष एफेक्टिव डोमेन, तीसरा क्रियात्मक पक्ष यानी साइको मोटर डोमेन। ठीक, ये बताए हैं। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहला आता हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष क्या है? इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है। किससे संबंधित है? ये हमारे मानसिक क्षमताओं से संबंधित होता है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। इसके उद्देश्य को सरल से कठिन, क्या हमारा सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा हुआ है। नेक्स्ट है, देखो इस तरीके का दिया है। सबसे पहले क्या हमारा? देखो सबसे पहला हमारा ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान के बाद क्या है? यह हमें क्या दिया हमारा? देखो ज्ञान है, ज्ञान के बाद समझ है, बूझ है, फिर अनुप्रयोग होंगे, फिर विश्लेषण होंगे, संश्लेषण होंगे, मूल्यांकन होंगे। अब देखो पढ़ते हैं क्या। ठीक है, ज्ञान के मामले में आता आंकड़ों की या जानकारी रखना। समझ और सूझ के अंतर्गत अनुवाद, प्रक्षेप, निर्देशों के अर्थ समझना तथा समस्याओं की व्याख्या। फिर अनुप्रयोग में जिस परिकल्पना का नई परिस्थिति में उपयोग या अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना। फिर विश्लेषण है। विश्लेषण में वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच अंतर कर सकता है। उसके बाद है संश्लेषण। संश्लेषण में विभिन्न तत्वों से एक पाठ या मतलब ढांचा या पैटर्न बनता है। एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाता है। उसके बाद बचा हमारा मूल्यांकन। देखो मूल्यांकन कैसे करेगा? विचारों तथा सामग्रियों के मूल्यांकन पर निर्णय करना। ठीक है,
ये हो गए, इसके कितने हो गए, ये 6 के 6 स्किल्स, मतलब 6 स्टेजेस हो गई। नेक्स्ट है, सबसे पहले ज्ञान के बारे में बात करते हैं। देखो ज्ञान क्या है, ज्ञान ज्ञान है हमारा ज्ञान, इसमें बच्चों को आंकड़े की जानकारी को याद करना, प्रत्यय स्मरण आदि कराने का प्रयास किया जाता है। उसके बाद हमारा बोध, कॉम्प्रिहेंशन, इसमें बच्चों को जो ज्ञान कराया जाता है उसकी समझ विकसित की जाती है, जैसे अर्थ को समझना, समस्याओं की व्याख्या करना आदि। ठीक है, ये हमारा बोध के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या है, देखो एप्लीकेशंस में, इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, गणना करना, प्रदर्शित करना आदि। नेक्स्ट है विश्लेषण। ठीक है, अगला क्या हमारा विश्लेषण है। देखो विश्लेषण कैसे करता है, एनालिसिस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इसमें आत्मसात किए हुए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग करने की क्षमता होती है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। ठीक है, ताकि उसके तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। नेक्स्ट है हमारा संश्लेषण या हमारा सिंथेसिस। इसमें क्या है, इसमें नए अर्थ पर जोर देकर हिस्सों को जोड़कर संपूर्ण बनाया जाता है, अर्थात कॉन्सेप्ट एंड रूल्स के आधार पर उसमें से कोई अपने अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट निकालना, जैसे तर्क देना। ठीक है, तर्क देना, और क्या हमारा वाद विवाद है, वाद विवाद करना, निष्कर्ष देना आदि। ठीक है, ये सब जो हमारे संश्लेषण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन देखो वो तो हो गई ज्ञानात्मक उद्देश्य। अब देखो इसमें ये ज्ञानात्मक ही चल रहे थे, उसमें ज्ञानात्मक क्या है हमारा मूल्यांकन यानी एवेल्युएशन। तो इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा है। ठीक है, कितना सीखा है, इसके बारे में। उसके बाद आते हैं हमारे भावात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य यानी अफेक्टिव डोमेन का निर्माण क्रेवाल एवं मारिया ने, देखो नाम आगे मोस्ट, क्रेवाल और मारिया ने 1964 में किया। इसमें भी तरीके शामिल होते हैं जिनसे हम भावात्मक रूप से सामना करते हैं। इन्होंने छात्रों के भावात्मक पक्ष पर ध्यान देते हुए कुछ बिंदुओं को यानी प्रमुख बिंदुओं को हमारे सम्मुख रखा। भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि उस प्रत्यय टॉपिक के प्रति छात्रों के भावात्मक मतलब गुस्सा, कौन कौन से होते हैं, देखो भावात्मक में आते हैं गुस्सा, प्यार है, चिढ़ना है, उत्तेजित होना, रोना आदि, यानी इस रूप का विकास करना है। अब भावात्मक पक्ष को 5 भागों में बांटा गया। अब देखते हैं कौन से 5 हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला है हमारा आग्रहण या ध्यान देना, रिसीविंग और अटेंडिंग। दूसरा है अनुक्रिया, रेस्पॉन्डिंग। तीसरा है हमारा आकलन मतलब वैल्यू। चौथा है हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। फिर है 5वां मूल्यों का चारित्रीकरण या विशेषकरण, कैरेक्टराइजेशन बाय द वैल्यू और वैल्यू कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है, देखो भावात्मक हो गए। अब आते हैं हमारे क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष में क्या है ना, यानी साइकोमोटर डोमेन। इसमें शारीरिक हलचल, मोटर स्किल्स के क्षेत्र आदि शामिल होते हैं। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता हमारा सहज क्रियात्मक। क्या था हमारा सहज क्रियात्मक अंग संचालन यानी रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। उसके बाद आता हमारा आधारभूत अंग संचालन, बेसिक फंडामेंटल्स। इसके बाद आता हमारा शारीरिक योग्यताएं यानी फिजिकल एबिलिटी। उसके बाद है हमारा देखो ये हमारा प्रतिच्छेयीकरण योग्यता यानी पर्टिकुलर एबिलिटी। उसके बाद 5वां हमारा कौशल युक्त अंग संचालन यानी स्किल्ड मूवमेंट।
और छठा है हमारा सुसंबद्ध या सांकेतिक संप्रेषण, नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। देखिए ब्लूम टैक्सोनॉमी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, ब्लूम यानी कि ब्लूम से संबंधित सवाल जो टेट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हमने इंक्लूड किया है। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। देखिए ये हमारा उद्देश्य, कहानी के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित, यानी किस ज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे ये, मूल्यांकन, समझ, ज्ञान का प्रयोग, संश्लेषण। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक बार ध्यान से पढ़ लें। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, देखो अभी अभी पढ़ा था तो क्या था ये हमारा, समझ, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ऑडिटोरियम में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो कौन सा आंसर सही होगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय एवं कक्षा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिखाने का क्षेत्र है? सिखाने का क्षेत्र बताना है कौन सा है। ऑप्शन हमारे अनुभाविक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। चारों ऑप्शन में से एक सही है। तो दोस्तों इसका हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा भावनात्मक, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। क्या है हमारा, भावनात्मक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गत्यात्मकता के अंतर्गत आता है? गत्यात्मकता के अंतर्गत कौन सा आता है? ये ऑप्शन व्यवस्थापन, नियंत्रण, अनुमूल्यन, विश्लेषण। तो इसके अंतर्गत क्या आता है हमारा, ये आता है नियंत्रण। ठीक है। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है? संश्लेषण, व्यापक, विश्लेषण या मूल्यांकन। तो बताइए हमारा उच्चतम स्तर। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन। नेक्स्ट है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। देखो अभी जो टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चन है, आई के डेविड द्वारा, बी.एस. ब्लूम द्वारा, स्मिथ द्वारा, जॉन डी.वी. द्वारा। तो अभी सभी को पता है कि इसका आंसर क्या हमारा बी.एस. ब्लूम द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में अपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? ऑप्शन है हमारे ज्ञान की, समझ की, संप्रयोग की, विश्लेषण की। चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हमारा, ये किए गई हमारे संप्रयोग की। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह हमारा बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, यह किस प्रकार का उद्देश्य है? अभिरुचि, कौशल, अवबोध, मूल्यांकन। बताना है किस प्रकार का उद्देश्य है। तो ये किस प्रकार का उद्देश्य होगा हमारा, ये हमारे मूल्यांकन का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट है, ब्लूम के वर्गीकृत के 3 ज्ञान के क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, प्रशिक्षण और मनोवाहक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मूल्यांकनात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवाहक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवाहक। देखिए 4 ऑप्शन है, 4 में से हमें बताना कौन सा सही होगा। तो इनके जो 3 के 3 क्षेत्र हैं वो है हमारे संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोवाहक। ठीक है, ये हमारे बिल्कुल सही हैं।
नेक्स्ट है ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है प्रस्तुतिकरण पर, विषय वस्तु पर, उद्देश्यों पर, उपरोक्त सभी पर। तो किस पर आधारित है ये बताना है। ये 4 ऑप्शन है। तो ये किस पर आधारित है हमारी, ये हमारे उद्देश्यों पर। ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जो टॉपिक है हमारा ब्लूम का वर्गीकरण का सिद्धांत, उस पर आधारित कुछ थ्योरी थी और ये यूपी टेट में आने वाले क्वेश्चन थे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।